हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन। और इस सेशन में मैं बात करूंगा हाल ही में यूपीएससी 2026 का जो सी सेट एग्जाम हुआ है, इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाला हूँ। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा, उन्होंने देखा भी होगा क्वेश्चन किस लेवल तक क्या है। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी आगे आने वाले टाइम में एग्जाम को देंगे। तो एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम देंगे उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक आ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं जो लोग, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने किस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना चाहिए था, कौन सा उन्होंने छोड़ दिया है जो नहीं छोड़ने वाला था। क्वेश्चंस को लेवल हर साल कुछ ना कुछ डिफरेंट और बढ़ के आता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3 साल से, लगभग 4 साल से सी सेट के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी लेवल तक अब जा चुका है। और अभी ये वो वाला सी सेट नहीं रहा है जब आपको सिर्फ प्री से 2 महीने पहले बैठ के आप इसको क्रैक कर लेते थे। तो अब आपको इसको सीरियस होकर के प्री का ही एक पार्ट समझते हुए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आपको लेवल लेवल पे आपको जा करके देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको। अब इतना जल्दी आपकी चीज़ें कवर नहीं होने वाली यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर लगभग 30 या कुछ आसपास क्वेश्चन करूंगा, जिससे आपका पता चल जाएगा कि इतने में तो हमारी कट ऑफ हो ही जानी थी और वो क्वेश्चंस किस लेवल के थे। बाकी क्वेश्चंस आगे आने वाले सेशंस में आपको मिलते रहेंगे, जैसे आपको देखते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि हमारे पास एक खिलौना है, और एक्चुअल में खिलौना ही बन चुका है यहाँ पे। अ टॉय टी, एक खिलौना है टी, वो जंप करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। एक खिलौना है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंप करता है, आगे और पीछे जंप करता है। इन ईच फॉरवर्ड जंप, अगर वो आगे जंप करता है तो उसको 5 फीट वो जाता है, और अगर वो बैकवर्ड जंप करता है तो 2 फीट पीछे चला जाता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं वो खिलौना हूँ, तो अगर मैं एक कदम एक जंप आगे जाऊंगा तो 5 फीट आगे जाऊंगा, और अगर एक कदम एक जंप पीछे जाऊंगा तो 2 फीट पीछे जाऊंगा। ऐसा इसने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसने कहा कि उसने टोटल, खिलौने ने टोटल 31 जंप्स लिए हैं। टी मूव्स एग्जैक्टली 15 फीट फॉरवर्ड। यहां से आपको इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। उसने 31 जंप लिए, कुछ आगे गया होगा, कुछ पीछे गया होगा, लेकिन उससे क्या मतलब? मतलब यह है कि वो लास्ट में सिर्फ 15 फीट ही चला है। 15 फीट ही चलने का मतलब है कि उसने सिर्फ 3 जंप आगे लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी उसने सब आगे पीछे करने में सारे वेस्ट कर दिए। क्योंकि बात समझो ना, 31 जंप लेने के बाद पता चला कि वो जिस जगह पे खड़ा हुआ था वहां से 15 फीट आगे मिला। 31 जंप लिए और 15 फीट आगे, मतलब सिर्फ 3 जंप आगे, बाकी का क्या हुआ? बाकी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितना आगे गया होगा उतना ही पीछे गया होगा। तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस तरह के कंसेप्ट ही यूपीएससी के फेवरेट होते हैं। इसी इसी सेम कंसेप्ट पे आपने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे कि एक एग्जाम है, उसमें अगर आप एक करेक्ट क्वेश्चन करते हो तो आपको मिलते हैं 5 मार्क्स, इनकरेक्ट करते हो तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और आपने 31 क्वेश्चन किए हैं और आपके मार्क्स आए हैं 15, तो गलत कितने थे, सही कितने थे, या टोटल कितने थे? सेम कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। कैसे होता है? कई सारे तरीके होते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूँ। चलो देखता हूँ अगर आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। एक तरफ मैं क्या लिखूंगा? फॉरवर्ड, अगर वो फॉरवर्ड जाता है तो, और एक मैं लिखूंगा बैकवर्ड, अगर वो बैकवर्ड जाता है। अगर वो फॉरवर्ड जाता है तो आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है कि वो 5 फीट आगे जाता है, और अगर वो बैकवर्ड जाता है तो 2 फीट वो क्या चला जाता है? माइनस, यानी कि 2 फीट पीछे चले जाता है। तो इस वाले को सबसे आसान तरीका होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि आपको इन सब का एक एवरेज लेके रखना होता है, या फिर टोटल से भी काम चल पड़ेगा आपका। कैसे? अगर मैं आपसे कहता हूं कि उसने 31 जंप लिए हैं, और अगर वो सारे के सारे जंप आगे ही चला जाता, आगे इन द सेंस 31 जंप आगे जाएगा, तो एक जंप में तो 5 फीट जाता है। तो 31 जंप में अगर वो सारे के सारे जंप 31 जंप फॉरवर्ड करेगा, तो 31 गुना 5, 155 फीट वो आगे चला जाना चाहिए था। मैंने एजम्पशन लिया है कि अगर वो सारे के सारे जंप आगे लेता तो कितना चला जाता? इतना। अगर वो सारे के सारे जंप पीछे ले लेता, -2, हर हर जंप पे 2 फीट पीछे, 31 जंप पीछे ले रहा है,
तो पीछे जाने का मतलब वो पीछे कहाँ पे मिलता, हमें वो मिलता 62 फीट पीछे मिलता, 31 गुणा 2। अच्छा, अगर ऐसा होता तो सारे आगे होता तो इतना, सारे पीछे होता तो इतना, लेकिन हुआ क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि वो तो सिर्फ 15 फीट ही चला है, वो भी आगे, आगे का मतलब +15, तो मैं यहाँ पे +15 लिख दूंगा। ये होता है इन सब का एवरेज। और इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या होता है, हमेशा क्या करना होता है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना होता है, बड़े वाले को हमेशा छोटे में से माइनस करना होता है। आप देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है, 155, 155 में से 15 को माइनस कर दूंगा तो 140 यहां पर लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 140 लिखा जाएगा यहां पर, ठीक है, 140 लिखा जाएगा। अगर मैं देखूं इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में 15 से कौन बड़ा है, 60, तो 15 से माइनस करूंगा कितना, -62, 15 में से माइनस करूंगा -62, तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस माइनस प्लस, तो 15 में 62 ऐड करूंगा तो 77। बस आंसर हो चुका है, आंसर हो चुका है। किससे डिवाइड कर सकता हूं, 7 से, 7 से कितना हो जाएगा 11, 7 से कितना हो जाएगा 20। ये जो नीचे रेशो लिया गया है, ये वाला रेशो हमारा होता है किसका, ये वाला रेशो हमारा होता है कि उसने कितने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता कि कितने सही किए हैं कितने गलत, तो उसने 11 सही किए, 11 सही किए हैं 20 गलत, टोटल कितने किए हैं 31। यहां पर जंप 31 थे ना, जंप, तो यहां पर ये जो 11 और 20 आया है ये भी जंप ही है, मतलब उसने फॉरवर्ड कितने लिए हैं 11 और बैकवर्ड कितने लिए हैं 20। बस खत्म क्वेश्चन। अब आप यहां पे देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहेंगे अंतर क्यों निकाल रहे हो, तो यही तो पूछा ना, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंस कितना है, तो 20 और 11 का डिफरेंस कितना है, 9 है, तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफी परेशान किया है स्टूडेंट्स को, क्योंकि पहले क्वेश्चन आते थे ना फेल पास वाले, चेंज कर दिया है। बस आपको ध्यान रखना है माइनस और प्लस का, आगे जा रहा है तो प्लस, पीछे जा रहा है तो माइनस, और फाइनल आउटपुट क्या है। एक और भी तरीका हो सकता है इसका, आप चाहे तो क्या करो ना, 3 स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आगे वाले, जो 15 फीट चला है इसका मतलब है कि हमारे सिर्फ आगे के 3 जंप ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जंप में 5 फुट जाता है तो 3 जंप में 15 फुट चला जाएगा। अब ये 15 फीट मैंने साइड में रख दिए, 3 जंप मैंने साइड में रख दिए, 28 जंप का क्या हुआ, क्योंकि टोटल कितने जंप लिए हैं, टोटल जंप लिए हैं 31, तो 3 हमारे काम के हैं, तो 31 का अगर 3 हटा दूंगा तो कितने बचे 28, उन 28 को मुझे न्यूट्रल करना है, 28 को क्या करना है न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे होगा, ये फॉरवर्ड है और ये क्या है बैकवर्ड है। अगर न्यूट्रल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला क्या समझेंगे, जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे मैं एक कदम लेता हूँ आगे तो मैं कितना जाता हूँ 5 फीट, ठीक है, और एक कदम लेता हूँ पीछे तो मैं कितना जाता हूँ 2 फीट, तो इनका ना उल्टा रेश हो जाएगा। जैसे अगर मुझे न्यूट्रल करना है अपना डिस्टेंस, न्यूट्रल का मतलब जितना आगे गया उतना ही पीछे, तो जो बैक की डिस्टेंस है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, मेरी बात समझेंगे। अगर मैं एक जंप में 5 फीट जाता हूं तो 2 जंप में कितना जाऊंगा 10 जाऊंगा, और अगर पीछे एक जंप में 2 जाता हूं तो 5 जंप में कितना जाऊंगा 10, तो ये 5 पीछे मल्टीप्लाई, वो 2 आगे मल्टीप्लाई, मतलब रेशो उल्टा हो जाएगा। तो मैं इस 28 को ना 2 और 5 में बांट दूंगा, 2 और 5 कितना होता है 7, 7 से इसको भाग करूंगा 4, इधर 4 की मल्टीप्लाई इधर 4 की मल्टीप्लाई, मतलब 8 जंप अगर मैं आगे जाऊंगा और 20 कदम 20 जंप मुझे पीछे जाने पड़ेंगे, तब ये जाकर के न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब आगे के 8 जंप बराबर है पीछे के 20 जंप के, ये मैंने कर दिए है न्यूट्रल, ठीक है। 28 हो गए न्यूट्रल, 3 और थे वो कहाँ गए थे, वो तो आगे गए थे, तो इधर जोड़ दूंगा, तो मतलब आगे कितना गया 11, पीछे कितना गया 20, इनका डिफरेंस 9 हो जाएगा। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आपको पहले थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिनको मैथ्स या रीजनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं देखूं, क्या मेरी आवाज सही आ रही होगी ना, ठीक है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करता हूं, देर आर वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स x y और z,
takes 2 3 4 or 5 such that, एक सेकेंड, 3 वेरिएबल्स x y adjacent टेक वैल्यूज 2 3 4 और 5 सच दैट देयर वैल्यूज आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट। ठीक है भाई, इन तीनों में से, इन चारों में से हमें इन तीनों पे कुछ वैल्यू रखनी है और वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट हो गए। इफ m एंड n डिनोट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दिस, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे भाई, हमारे पास कितने नंबर है, 2 3 4 और 5, हमारे पास ये नंबर है और हमारे एक एक्सप्रेशन दिया है कि x प्लस वाई ब्रैकेट में, सॉरी मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई वाई, x मल्टीप्लाई वाई और प्लस में कितना है, z है। और इसने कहा कि आपको इसकी वैल्यू एक बार तो मिनिमम करनी है, एक बार इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है। देखो ध्यान से पढ़ेंगे। इफ m एंड n डिनोट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, यानी कि ये तो m है, एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ये n है रेस्पेक्टिवली फॉर द एक्सप्रेशन दिस, देन m माइनस n कितना होगा। यानी कि एक बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, एक बार इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो, उनका डिफरेंस क्या होगा। अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको लार्जेस्ट वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। और यूज भी कब करने की, अगर मैं मल्टीप्लाई बड़े बड़े नंबर की करूंगा तो बड़ा नंबर आएगा। तो अगर मुझे इसकी m की वैल्यू निकालनी है, जो कि लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, मैं x और y को कितना लूंगा, 4 और 5, यानी कि 5 गुना 4 20, और फिर भी मैक्सिमम नंबर यूज करूंगा मैं, तो m की वैल्यू आएगी 23। इसको मैंने कितना लिखा, 5, इसमें गुणा कर दी 4 की और इसमें जोड़ दिया 3। मैक्सिमम, इससे मैक्सिमम बन ही नहीं सकता। यहाँ पे m की वैल्यू इससे मैक्सिमम बन ही नहीं सकती है, क्योंकि आप मैक्सिमम नंबर यूज कर रहे हो। ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर है वो यूज कर रहे हो। अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे इसमें छोटे नंबर मुझे रखने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई जब करूंगा तो 2 इंटू 3 ही करूंगा, 2 इंटू 3। अब इसमें जोड़ना भी कुछ है, आप डिस्टिंक्ट लेने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन का है, मतलब रिपीट नहीं कर सकते हो। तो अब आपके पास इसकी जगह 4 ही रखना पड़ेगा, 5 रखेंगे तो थोड़ा बड़ा आ जाएगा, मुझे छोटा करना है। तो 2 गुना 3 6, 6 में 4 जोड़ दूंगा तो 10। और इनका पूछा है डिफरेंस, m माइनस एन कितना होगा, तो 13 हो जाएगा। 20 में से 30 में से 10 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 23 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा, देखो भाई, इस क्वेश्चन में जब आया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स ने इस पे 13 पे टिक किया हुआ है, आपने देखा भी होगा इसको। ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज द मिनिमम नंबर, मिनिमम पूछा है हमसे, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन नीड्स टू मेजर टू गेट 298 liters of water from a tank if the measuring cylinders have capacities 1 लीटर की है, 6 लीटर की है, 25 लीटर्स की है और 100 लीटर्स की है। मतलब ये है कि मेरे पास एक टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है फुल। एक आता है मेरे पास, वो कहते हैं कि मुझे 298 लीटर्स पानी चाहिए। तो मुझे आपकी जो मेरी जो मेजर है ना, मैं उसको कम से कम स्टेप में करना चाहता हूं। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे लगाने हैं, 298 लीटर पानी उन्हें देना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, अगर मिनिमम करना है तो क्वांटिटी मैक्सिमम यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको कहूंगा ये ले भाई 100 लीटर, एक स्टेप लगा दिया मैंने, 100 लीटर दे दिया, एक और मैंने 100 लीटर दे दिया, 2 स्टेप हो गए, और एक और मैंने 100 लीटर उसमें से दे दिया, तो उसके पास कितना चला गया, 300। कितने स्टेप हो गए, 3, 100 100 और 100। लेकिन मैंने कहा नहीं सुनो, मुझे तो 298 देना था, तो उसमें से अब क्या करूंगा, मैं 1 लीटर वापस ले लूंगा। तो एक स्टेप ये हो गया, ये स्टेप क्या हो गया, पहले 100 100 100 दे दिए, अब क्या करूंगा, 1 लीटर माइनस कर दूंगा। लेकिन अभी तो 299 हुआ है, 1 लीटर और माइनस कर दूंगा। तो कितने स्टेप लगे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और 298 लीटर मैंने मेजर कर दिया है। तो मिनिमम स्टेप 5 होंगे। 13 पे बहुत स्टूडेंट्स ने टिक किया हुआ है, गलत क्या हुआ है, ये तो मैक्सिमम हो जाएंगे ना। वो क्या कर रहे हैं, पहले 100 100 के देखेंगे कितने हो जाएंगे, 3, फिर 98 को मेजर करेंगे 25 25 से 3, फिर बचेगा कितना, उसको फिर 6 6 से मापेंगे, ये गलत हो जाएगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाएंगे वाले, मिनिमम नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
ये वाले क्वेश्चंस में अगर आपने थोड़ा सा कभी इनकी प्रैक्टिस की होगी तभी आप इनको कर पा सकते हैं। इनका समझना भी थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन करने वाले होते हैं, ये छोड़ने वाले नहीं होते। देखो कितना आसान होता है, ध्यान से समझेंगे। इसने क्या कहा, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, एक होता है प्रोपोर्शन का मतलब एक तरीके से रेशो ही होता है। जब दो रेशो बराबर हो जाते हैं उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी वाले की भी बढ़ेगी, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर ये वैल्यू बढ़ी है तो दूसरी घट गई, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं। जब वैल्यू एक बढ़ी दूसरी घटी तो इसको बोलते हैं, इसका रिलेशन क्या है, उल्टा है। हमने बहुत सारे चैप्टर्स में देखा है, टाइम एंड वर्क में होता है, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, उल्टा होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। सपोज एक्स, वाई एंड जेड आर वेरिएबल टेकिंग पॉजिटिव रियल नंबर्स एज देयर पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत। इट इज गिवन दैट y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर। इसको हमेशा कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एक्स स्क्वायर के। ठीक है भाई, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स स्क्वायर भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके। सॉरी। इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू z, यानी कि x जो है, x वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू है किसके, z के। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, इनवर्सली होता है उल्टा, उल्टा मतलब वन के अपोन में लिखेंगे उसको ना। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो ऐसे, अगर ये इनवर्स होता है ना उसको लिखते हैं वन अपोन में। ठीक है, अब यहां से आप मुझे एक बात बताएंगे, जब x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है y अपोन z के, तो x की जगह तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ। तो यहां से पता चला, यहां से पता चला कि y जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वन अपॉन जेड और स्क्वायर के। क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा ना, है कि नहीं। और y इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया जेड स्क्वायर के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो z घटेगा, y की वैल्यू घटेगी तो z बढ़ेगा। यानी कि इनका इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये समझो कि इनका रेशो उल्टा होता है। अगर y जो है वो जेड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब ये होता है कि अगर y का मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा, अगर मैं y की कोई भी वैल्यू लिखूंगा तो जेड स्क्वायर का रेशो जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। y का रेशो जो है उसका उल्टा जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात को समझेंगे, क्या कहा इसने, इसने कहा कि अगर z मेरा 7/25 है, कब, जब वैल्यू ऑफ x और y कितना है, x को तो मैं छोड़ देता हूँ, y की वैल्यू कितनी है 50। जब y की वैल्यू 50 है तो z कितना है 7/25। और ये पूछना चाहता है कि जब y की वैल्यू 98 होगी तो z किसके बराबर होगा। तो मैं पहले y की वैल्यू लिखता हूँ। y की वैल्यू पहले कितनी थी, आप देखेंगे y की जो वैल्यू थी पहले वो कितनी थी, y की वैल्यू कितनी थी 50। फिर बाद में कितनी हो जा रही है, बाद में कितनी हो रही है 98। तो अगर y 50 से 98 हुआ है तो z स्क्वायर जो होगा वो 98 से 50 हो जाएगा। ये होता है रेशो उल्टा हो जाना, ये हो जाता है रेशो उल्टा हो जाना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये तो जेड स्क्वायर आ गया, ये तो क्या आ गया जेड स्क्वायर। लेकिन हमें तो पूछा क्या है, हमें पूछा है z के बारे में, तो मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा। हमारे पास एक और स्टेप होता है कि अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा। इनका स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, इनका रेशो ले लेता हूँ। 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 49, और ये कितना हो जाएगा 25। और इनका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये आएगा 7 और ये आएगा 5। यानी कि z का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा। z जो आया वो कितना आया 7 से 5। अब यहां पे एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इसने कहा कि जब y 50 था, ये तो हट जाए, x की वैल्यू हम x को यूज ही नहीं कर रहे हम। अगर y 50 था तो z कितना था 7/25। जब y 50 था तो ये तो 7 है, 7 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 7/25। तो फिर अब कितनी हो जाएगी z की वैल्यू, ये भी हो जाएगी 5/25। भाई यहां से 7 की वैल्यू अगर 7/25 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5/25 होगी। और 5/25 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। देखो मेरी बात को ध्यान से सुने, ये क्वेश्चन भी करने वाले ही होते हैं। इनवर्सली का और डायरेक्ट रिलेशन का सिर्फ एक मतलब है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनवर्स है। एक्स की जगह ये रख दिया, ये रिलेशन आ गया। अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप y का रेशो लिखेंगे
उसका उल्टा z का स्क्वायर होगा। z का स्क्वायर होगा तो z निकाल लिया। z कितना आया 7 और 5, लेकिन z तो 7/25 था ना, इस 7 की वैल्यू 7/25 है, तो इस 5 की वैल्यू भी 5/25 हो जाएगी, और 5/25 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी ये वाले ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ने वाले हैं ये। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, लैंग्वेज से आपको लग रहा होगा रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। ये सारे मैं ऐसे क्वेश्चन ना इस तरीके से करा रहा हूं कि आपको कट ऑफ कैसे क्लियर करनी थी, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ मैथ्स की करा रहा हूं। आपका मोटिव है कि किसी तरीके से 1/3 मार्क्स हमारे आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहेगा। पी क्यू आर एस एंड टी आर रैंक्ड 1 to 5। पी क्यू आर एस जो है वो 5 रैंक हमारे पास है, 1 2 3 4 5। इनकी रैंक भी लिख लेते हैं, ये फर्स्ट रैंक पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड रैंक है, ये 4 रैंक है, और ये 5th रैंक है। ठीक है, अब इसने किसी की बताई है, किसी की नहीं बताई है। इसने क्या कहा, द रैंक ऑफ पी इज 4। पी की रैंक फिक्स है, यहां पर मैं पी लिख देता हूं। द रैंक ऑफ क्यू इज नॉट 5। जो क्यू है वो यहां पर नहीं आएगा। नोट 5 का मतलब यहां पर क्यों नहीं आएगा, बाकी कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता, इसने मना कर दिया। द रैंक ऑफ आर इज 1। आर की भी रैंक फिक्स कर दी है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। फिर क्या हो जाएगा, द रैंक ऑफ एस इज नॉट 2। एस यहां पर नहीं आएगा, बाकी एस के पास क्या ऑप्शन बचा, या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। ठीक है, आपको पॉसिबिलिटी देखनी है बस। द रैंक ऑफ टी इज नॉट 3। जो टी है वो 3 पे तो नहीं आएगा। अब मेरी बात को देखो ध्यान से सुनेंगे, अगर टी यहां पर नहीं आ रहा है तो टी या तो यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन होगा नहीं, है कि नहीं। या तो आप इनको सेट कर लीजिए, लेकिन होगा नहीं ऐसे, इसलिए आगे हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या कहा क्वेश्चन में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ द रैंक ऑफ एस इज 3। अगर ये कहना चाहता है कि अगर इस एस को मैं 3 पे बैठा दूं, मैंने कहा ये लो भाई हमने एस को 3 पे बैठा दिया भाई, तो क्या दैट ऑफ टी इज 2, मतलब टी जो है वो सेकंड पे जाएगा, ऐसा है। टी जो है क्या वो सेकंड पे जाएगा, एस को तो मैंने यहां बैठा दिया, तो टी के पास तो ये भी एक ऑप्शन है और ये भी तो एक ऑप्शन है। टी के पास 2 ऑप्शन है, यहां पहले से ही 2 ऑप्शन है। जब टी यहां पर नहीं था तो टी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो टी को यहां बैठाओ या फिर यहां, क्योंकि यहां पर तो फिक्स है, ये फिक्स है। यहां पर टी को मना कर दिया तो या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। हमने एस को यहां पर बैठाया है तो टी के पास अभी भी 2 ऑप्शन है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है भाई, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, गलत है ये, ध्यान रखना इस बात का। अगली स्टेटमेंट, इफ द रैंक ऑफ क्यू इज 3। इफ द रैंक ऑफ क्यू, इसको मैं हटा देता हूँ भाई, इस वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, तो पहली वाले पे डिपेंड नहीं रहना हमें। ठीक है, इफ द रैंक ऑफ क्यू इज 3, क्यू को रैंक हमने दे दिया कितना, 3 दे दिया, ओके। देन दैट ऑफ टी इज 5, क्या टी की 5 होगी, भाई टी के पास तो पहले भी ये ऑप्शन था, अभी भी ये ऑप्शन है। वही तो बात फिर से आ गई घूम फिर के, टी के पास सिर्फ तीसरे को मना किया है, बाकी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपने फिर से उसके पास दोनों ऑप्शन छोड़ दिए हैं, तो दोनों स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, गलत। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड देनी थी आपको बैठ के आराम से तसल्ली से, और ये क्वेश्चन आपको नहीं यहाँ पार करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी देखो थोड़े से पजल क्वेश्चन है, पिछले वाला भी आप कह सकते हैं ना, सिटिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, थोड़ा मिक्स टाइप पजल टाइप ना ऐसे, लेकिन पजल से नाम से मत घबराना, आसान आती है ये वाली, मैंने देखी है ना, ये आसान आती है। 7 persons A B C D E F and G travel by 3 cars X Y और Z. A and another 2 of them travels by X. A और 2 और कोई वो कार X में जाते हैं। Only E travels with G. Only का मतलब समझ रहे हो, ओनली ई ट्रेवल्स विद जी का मतलब ई और जी ही ट्रेवल करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं करता है। ओनली ई, केवल ई ट्रेवल करता है किसके साथ, जी के साथ, तो ये दोनों ही कार में होते हैं, इसके अलावा कोई और कार में नहीं हो सकता। सी ट्रेवल्स बाय जेड, तो इसको कर लेते हैं भाई ना, मैंने 3 कार कार बना लिया, 3, एक कार तो मैंने ये बना दी, इसका नाम मैंने रख दिया एक्स, एक कार मैंने ये बना दी, इसका नाम मैंने रख दिया है वाई, और एक कार मैंने ये बना दी। आपको दिख रहा है इधर, दिख रहा है कि नहीं,
ओहो, कार थोड़ी बड़ी बड़ी बन गई है शायद ना। कार बनाते हैं अच्छी अच्छी सी। ठीक है, ये एक कार मैंने बना दी यहाँ पर ऐसे, एक कार मैंने ये बना दी और एक कार मैंने ये बना दी भाई। इसका नाम मैंने रख दिया एक्स, इसका नाम रख दिया वाई और इसका नाम जेड रख दिया। अब जो जो मुझे दिया गया मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ए एंड अनदर टू ऑफ देम, ए और दो बंदे हो रहे हैं ट्रेवल बाई एक्स। एक्स में तीन बंदे आते हैं, मुझे ये पता चल गया कि एक्स के साथ, जो एक्स में ए तो आता ही आता है, इसके साथ दो बंदे और आते हैं। ओनली ई ट्रेवल्स विद जी। देखो अब बात समझेंगे, हमें पता चल गया कि इसमें तीन है, तीन है। ई के साथ सिर्फ जी आ सकते हैं, मतलब एक कार में दो ही बंदे हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी भी एक कार में दो लूंगा तो तीन तो यहां पर हो गए, दो इसमें हो गए, तो सात ही तो है टोटल। मतलब इन दोनों कार में दो दो ही बंदे होंगे। अगर इसमें तीन हो चुके हैं, ये कंफर्म हो चुका है, और ई और जी के साथ ट्रेवल करेगा ही करेगा, तो तीन और दो पांच, तो दो बंदे इसमें आएंगे आएंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सी ट्रेवल्स बाय जेड, सी जो है वो जेड में जाएगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया सी। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, ई और जी एक साथ कब आ सकते हैं? अब आपके सामने पूरा डेटा है, ई और जी यहां पर आ ही नहीं सकते, तो ई और जी यहां पर आना ही पड़ेगा। ई और जी दोनों एक साथ ट्रेवल करेंगे, बट बी डज नॉट ट्रेवल बाई वाई, बी इसमें नहीं जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चल चुका है। बिसाइड्स ए एंड बी डू नॉट ट्रेवल बाय द सेम कार, ए और बी सेम कार में नहीं आएंगे, तो बी को यहां पर आना ही पड़ेगा। बी को, और उसने मना भी किया है कि बी जो है वो वाई में नहीं जाएगा, ठीक है भाई। और अब जो बच गए वो यहां पर आएंगे, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी यहां पर आ जाएगा, ई एफ और ये जी। अब देखो सारे लोग बैठ चुके हैं, स्टेटमेंट पढ़नी है और टिक करना है। नो वन ट्रेवल्स अलोन, ये बात सही है, कोई भी अकेला यात्रा नहीं कर रहा है, ये बात हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड में बोला कि ओनली डी ट्रेवल्स विद एफ, सिर्फ डी एफ के साथ ट्रेवल करता है, बाकी कोई नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि इसके साथ तो ए और बैठा है। ओनली डी ट्रेवल नहीं करता है एफ के साथ। थर्ड स्टेप में ओनली सी ट्रेवल्स विद बी, ओनली सी ट्रेवल्स विद बी, ओनली सी ट्रेवल्स विद बी, ओनली सी, तो ये बात क्या है? सत्य वचन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली इसका सही आंसर होगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें इसने क्या कहा है। देयर आर 4 स्टेटमेंट्स, हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। उसने कहा एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, और उनके रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि इफ एक्स इज इनकरेक्ट, अगर एक्स जो है वो इनकरेक्ट है, देन सो इज जेड, तो जेड भी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट को कैसे लिखा जाएगा देखेंगे, निगेशन कर देंगे उसको, यानी कि अगर एक्स झूठ बोलता है तो मतलब जेड भी झूठ बोलता है, ये बात है। इफ एक्स इज इनकरेक्ट देन सो इज जेड, जेड भी क्या बोलता है? झूठ बोलता है। तो माइनस एक्स अगर है तो जेड भी, नेगेशन आप ऊपर भी लिख सकते हो, वैसे माइनस भी लगा सकते हो, सिर्फ लिखने का तरीका। इफ वाई इज इनकरेक्ट, यानी कि अगर वाई अगर गलत है, देन डब्ल्यू इज करेक्ट, यानी कि डब्ल्यू आएगा यहां पर, ध्यान रखना। इफ वाई इज इनकरेक्ट देन डब्ल्यू जो है वो करेक्ट होगा, वो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। इफ डब्ल्यू इज करेक्ट, ओके जी, अगर डब्ल्यू करेक्ट है, इफ डब्ल्यू इज करेक्ट देन एक्स इज इनकरेक्ट, तो एक्स को इनकरेक्ट लिख देंगे यहां पर, है कि नहीं। अब यहां से ना कुछ रिलेशन निकालेंगे, कैसे? देखो इन दोनों को यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर माइनस एक्स बराबर डब्ल्यू है और डब्ल्यू बराबर माइनस वाई है, तो यहां से रिलेशन आएगा कि माइनस वाई बराबर होगा माइनस एक्स के, मतलब अगर एक्स इनकरेक्ट है तो वाई भी इनकरेक्ट होगा, और अगर एक्स करेक्ट होगा तो वाई भी करेक्ट होगा। ये उल्टा भी होता है ना भाई, अगर कोई चीज झूठ बोल रही है तो ये भी झूठ बोल रहा है, अगर ये सच बोलेगा तो ये भी सच बोलेगा। यहां से भी ऐसे ही होगा कि x जो है वो किसके बराबर हो सकता है? z के बराबर हो सकता है, मतलब अगर स्टेटमेंट x करेक्ट है तो z वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। अब हमें क्या करना है? स्टेटमेंट पढ़नी है और आंसर देखना है। अगर x करेक्ट है तो y भी होगा, इफ x इज करेक्ट देन y भी होगा, इस बात को देखते हैं। अगर x करेक्ट है तो y भी करेक्ट होगा, बात तो सही है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अगर x करेक्ट है तो y भी क्या होगा? करेक्ट होगा।
ठीक है, ओके। इफ z इज करेक्ट, अगर z को मैं करेक्ट लेता हूं, तो ये देखा मैंने z को क्या लिया, करेक्ट। z को क्या ले लिया, करेक्ट ले लिया। अगर z करेक्ट है, ध्यान से देखेंगे, अगर z करेक्ट है तो किसके बराबर होगा, x के। और x किसके बराबर है, y के होगा ही होगा। इसका मतलब अगर z करेक्ट बोलता है तो 100% x भी करेक्ट बोलता है और 100% y भी करेक्ट बोलता है। यहां वाले से ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा है कि इफ z इज करेक्ट देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट y इज करेक्ट। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर z सही है तो ये जरूरी नहीं कि y भी सही हो, लेकिन ये तो जरूरी है भाई, अगर z सही है तो x भी सही है और y भी सही है। तो इसका नॉट नेसेसरी का मतलब ये तो नेसेसरी है, यहां से नेसेसरी है कि z सही है तो x भी सही है और y भी सही है। नॉट नेसेसरी वाला गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट हमारी पहले वाले स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाले के साथ हमें निराशा हाथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है। सर्कुलर ट्रैक में अगर आपने क्वेश्चन किया होगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में, तो कई टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जब एक सर्कुलर ट्रैक पे दो या दो से ज़्यादा लोग दौड़ते हैं तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो वो सेम डायरेक्शन में बात करेगा या फिर वो क्या बात करेगा, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होती है बताओ जरा, माइनस होती है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो कई सारी चीज़ें होगी, अगर आपने क्वेश्चन करे होंगे तब आप काफ़ी हद तक समझ पाओगे, लेकिन अगर आपने इनको क्वेश्चन को पहले टच नहीं किया कभी भी तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए इसमें जब दौड़ रहे हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई जो क्या हो रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। ये मैंने एक सर्कुलर ट्रैक बनाया, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ते तो ऐसे दौड़ते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक इधर को दौड़ेगा और एक इधर। तो एक्स और वाई दो आदमी हैं जो दौड़ रहे हैं इस पे, ठीक है, ऑन द सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते, ठीक है। दे स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब दोनों की एक स्पीड है, उससे वो चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिससे दौड़ना शुरू किया उसी से दौड़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि कभी रुक गए कभी, उससे तो आंसर नहीं आएगा। व्हेन एक्स कंप्लीटेड 7 राउंड, यानी कि एक्स जो है जब 7 राउंड लगाता है तो 7 राउंड की कुछ डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। y डिड एग्जैक्टली 5, y जो है 5 राउंड लगाते हैं उस टाइम पे, तो एक तरीके से ये डिस्टेंस हो गया भाई। अगर डिस्टेंस का रिलेशन में देखूं किसका, x का और y का, तो x लगाता है कितने राउंड, 7, तो y लगाता है सिर्फ 5 राउंड। ये किसका रिलेशन है आप मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे डिस्टेंस का रिलेशन है। अगर ये डिस्टेंस का रिलेशन है और टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का भी यही रेशियो होगा, वो उल्टा नहीं होगा। तो मैं डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं डिस्टेंस की जगह पे स्पीड लिख दूंगा। तो x और y की स्पीड का रेशियो कितना है, x और y की स्पीड का रेशियो आ गया 7 और 5। ठीक है जी। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड लगती है कौन सी, माइनस की। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस की लगती है। अब जब इसने कहा क्वेश्चन में कि जब क्या कहा, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड्स y चेंज्ड हिज डायरेक्शन। जब y के 5 राउंड हो जाएंगे उसने अपनी स्पीड को उल्टा कर दिया, मतलब उसने दौड़ना क्या किया, उल्टा शुरू कर दिया। ठीक है, उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो यहां पे समझेंगे, जब y ने 5 राउंड किए हैं कंप्लीट, तो ये दोनों आपस में कितनी बार मिले होंगे, तो रिलेटिव स्पीड होती है माइनस, तो इसमें से माइनस करूंगा तो ये 2 बार मिलेंगे। ये इस बात को आप ध्यान रखना है आपने, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, तो उतनी बार मिलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और y ने 5 राउंड कंप्लीट किए हैं, x ने 7 राउंड कंप्लीट किए हैं, तो ये कितनी बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है जी। अगर 5 राउंड के बाद y ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी एंड स्टार्टेड रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड विच इज डबल ऑफ हिज अर्लियर स्पीड। अब इन्होंने जो अपना दौड़ना शुरू किया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया है और y की स्पीड हो गई है डबल, लेकिन x की तो उतनी रहेगी। कैसे पता, ये लिखा है x कंटिन्यू टू रन विद द सेम स्पीड। अब ध्यान रखना है यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन अगर में दौड़ेंगे तो कितनी बार मिलेंगे,
अब रिलेटिव स्पीड प्लस होगी तो 7 और 10 जुड़ करके जब जब x के 7 राउंड होंगे, या फिर इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि y के 10 राउंड होंगे तो ये कितनी बार मिलेंगे? 17 बार। भाई देखो, दोनों तरफ से बोला जा सकता है। या तो क्वेश्चन में कहेगा कि y के 10 राउंड होंगे, या फिर बोला जाएगा x के कितने हो चुके होंगे यहाँ पर? 7। अच्छा आप ये बताओ, 7 x के 7 राउंड यहाँ पे लग चुके थे, x के 7 राउंड ये लग चुके हैं। इसने आगे क्या पूछा है? दे स्टॉप्ड रनिंग व्हेन x कंप्लीटेड एग्जैक्टली 21 राउंड्स। मतलब x के 7 कंप्लीट हो गए हैं, 7 कंप्लीट हो गए हैं, ये तो 14 हुए हैं, तो मतलब एक राउंड और 7 का लगाएगा तो फिर ये भी 10 दौड़ेगा, और ये कितनी बार मिलेंगे? 10 और 7 जुड़ के कितना हो जाएंगे? 17। ध्यान रखना, यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो रही है? प्लस हो रही है। यहां पर रिलेटिव स्पीड जो हो रही है वो क्या हो रही है? प्लस हो रही है। अब देखो, x के कितने राउंड हो चुके हैं? 21। कितनी बार मिल चुके हैं? 2 बार पहले मिले, यहां पर 17 और यहां पर 17। लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड x एंड y मीट्स आफ्टर दे हैड स्टार्टेड एंड बिफोर दे फाइनली स्टॉप। यानी कि बिफोर का मतलब पहले, किससे पहले? किससे पहले? जब वो फाइनली रुके उससे पहले। वो रुकने वाला काउंट नहीं करना है। तो जब इस x के 21 राउंड कंप्लीट हुए तो कितनी बार मिले? 2 17 17 34 और 2 36, 36 बार मिले हैं ये टोटल। लेकिन लास्ट वाला काउंट नहीं करना है। इसने लिखा है बिफोर दे फाइनली मीट, तो एक मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। लास्ट वाला नहीं काउंट करना है, तब तो वो मिल ही चुके हैं लास्ट में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 35 टाइम्स। ये क्वेश्चन था टफ, अगर आपको ट्रैकिंग का कंसेप्ट नहीं पता है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते टाइम दो केस बनेंगे, या तो सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में कितनी बार मिलेंगे? तो रिलेटिव स्पीड माइनस लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार मिलेंगे? तो रिलेटिव स्पीड को प्लस कर देंगे, आपका नंबर आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि इसका लास्ट का डिजिट बताइए। ये फ्री का नंबर है, ये फ्री का नंबर है। कब? अगर आपको पता है कि लास्ट का डिजिट कैसे निकालते हैं। लास्ट का डिजिट निकालने के लिए आपको कोई भी नंबर आपको दिया गया हो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर उसकी पावर को 4 से डिवाइड करोगे, वहां से जो रिमाइंडर मिलेगा उसको वापस रख देंगे। अगर 6 की पावर 129 लिखा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 का लास्ट का डिजिट कभी चेंज नहीं होता है, उसका यूनिट प्लेस कभी चेंज नहीं होगा। आप सिर्फ 6 की पावर पे ना कुछ भी रखे देखो, 6 की पावर पे कुछ भी रख लो, उसका लास्ट का डिजिट 6 ही आएगा। अगर 6 की पावर 1 है तो 6 ही रहेगा। 6 की पावर 2 है 36, लास्ट में 6 ही होगा। 6 की पावर 3 है 216, तब भी लास्ट में 6 ही होगा। तो 6 की पावर पे कुछ भी लिखते रहो, लास्ट का डिजिट तो 6 ही आएगा। मल्टीप्लाई 7 है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 3 रिमाइंडर आएगा, तो 7 की पावर पे कितना लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा। आप पढ़ चुके होंगे ना लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट सबसे आसान है, कुछ नहीं है लास्ट डिजिट में ना। तो इधर से कितना आ गया? 6। 7 की पावर 3 है तो 343 का 3, 6 गुना 3 18, 18 का कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कभी भी किसी नंबर का लास्ट डिजिट निकालना हो, जो उसकी पावर पे लिखा हुआ है 307, इसको 4 से भाग करो, जो शेष पल आएगा उसको इस नंबर की पावर पे लिख दो, लास्ट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि 0 1 5 और 6 ये कभी चेंज नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता इसमें, इनका लास्ट का डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन 10 में कहा है कि इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर ए करेक्ट आंसर। वो उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे हमने दिया था, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, अलग है। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर ए करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर। अगर सही नंबर करता हूं, सही क्वेश्चन करता हूं तो 5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर एक क्वेश्चन में गलत कर देता हूं तो 2 नंबर कट हो जाते हैं। अ स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे सारे अटेम्प्ट कर दिए, और उसका स्कोर कितना है? 69 आया। तो मैं यहाँ के बता दूं कि करेक्ट के लिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ x, ठीक है, करेक्ट के लिए, और रॉन्ग के लिए एक नंबर ले लेता हूँ कितना? y। अगर उसने करेक्ट x किए हैं और एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलते हैं तो कितने आगे होंगे इसके? उसके आगे होंगे 5x। और अगर एक नंबर के लिए 2 नंबर कटते हैं, y उसने गलत की है तो कितने नंबर कट गए होंगे? 2y। और कितने मार्क्स आए हैं उसके? 69 आए हैं।
ये पहली कंडीशन है। ऐसी ही एक और कंडीशन है, क्या कि हैड, अगर ऐसा होता, ही बीन अवार्डेड 4 मार्क्स फॉर ए करेक्ट, अगर करेक्ट के लिए सिर्फ 4 ही मार्क्स मिलते और गलत के लिए एक ही नंबर कटता, तो उसका मार्क्स आ जाने थे कितने, 84 आ जाने थे। तो बस आपको ये बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने थे। टोटल क्वेश्चन का मतलब जितने उसके सही थे और जितने उसके गलत थे सारे मिलाकर के कितने थे। यानी कि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछना चाहता है कि x प्लस वाई कितने थे। अगर मैंने सपोज मेरे पास 10 क्वेश्चन आए, तो मैं उन 10 क्वेश्चन में से ऐसा करूंगा ना कि 6 सही कर दिए 4 गलत। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि टोटल कितने थे, तो मैंने कहा 6 सही किए 4 गलत, इन दोनों को जोड़ के देख लो 10 है टोटल। ऐसा ऐसा नहीं है कि किसी ने छोड़े हैं, ऐसा क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, नहीं, अनअटेम्प्टेड कोई नहीं है, ऐसा आप मान के चलेंगे यहाँ पर। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। और भी तरीके हो सकते हैं, अटर्म सटर्म ना, आप अच्छा है इनको सॉल्व कर लेंगे, आपको पीएचडी नहीं करनी है। कैसे करेंगे भाई, अगर मैं यहाँ पे इस y को सेम कर लूँ तो ये कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। आप देखो यहाँ पर, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8x, ये कितना हो जाएगा -2y, और इक्वल टू इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 168 हो जाएगा। अब मैं इसको यूज नहीं करूंगा, किस किस को करूंगा, इसको और इसको। कैसे यूज होंगे, मुझे इनको माइनस करके काटना है, तो मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस वाले नंबर से ये कट जाएगा। 5x में से 8x घटाऊंगा तो माइनस के 3x आएगा, बराबर 69 में से 168 माइनस करूंगा तो आएगा 99 आएगा। माइनस क्या आएगा, सॉरी, इसमें से इसको माइनस करूंगा, माइनस के 99, तो 3x बराबर 99 है, x बराबर हो जाएगा 33। यानी कि उसने जो क्वेश्चन सही किए हैं उनकी तो वैल्यू पता चल गई है 33 है, उनकी तो वैल्यू कितनी है 33 है। अभी तो मुझे y की वैल्यू भी निकालनी है ना, कहीं पे भी रख दूंगा मैं इसको, किसी भी एक इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, इस वाले में रख दिया। 33 इंटू 4 कितना आएगा 132, 132 माइनस वाई बराबर किसके है 84 के है, 84 इधर जाएगा उसमें से माइनस हो जाएगा, तो y बराबर होगा 132 में से माइनस हो जाएगा 84, 12 4 8 और ये 8 4 12 48, y की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 8 3 11 और 4 3 7 और 1 8, 81 हो जाएगी। टोटल सही और गलत जो उसके नंबर है वो कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ज़्यादा आप इसमें नहीं भी कुछ करेंगे तब भी इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन है भाई परसेंटेज में सबसे नीचे के रेगुलर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ही टफ है भाई, कुछ क्वेश्चन ठीक है करने लायक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है कि मतलब करने ही करने हैं, कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा सा सोच के किया जा सकता है। तो कुछ अगर आप ठीक ठाक से लेवल पे प्रिपरेशन करते हो, मतलब 2 4 6 8 महीने इसको देते हो, चीज़ों को सीखते हो, जो चीज़ें बार बार कंसेप्ट पूछे जाते हैं अगर उन पर थोड़ा सा काम करते हो तो आपको ज़्यादा हर्डल इसमें नहीं आएगी। ठीक है, A person saves 10% of his salary every month। 10% कैसे सेव करेगा, आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं, इनकम होता है, इनकम में से क्या कर देते हैं एक्सपेंडिचर, और जो बचेगा उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। एक आदमी ने अगर 10% सेविंग किया है तो मतलब 90% एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर हो जाए, स्पेंड हो गया कितना 90%। तो अगर किसी ने 100 इनकम की है तो उसने 90% मतलब 90 खर्चा कर दिया है और बचाया कितना है 10%। फिर आगे क्या हुआ, सैलरी बढ़ गई 12% से तो उसकी सैलरी कितनी हो गई 112 हो गई। एक्सपेंडिचर बढ़ गया है 10% से तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 99। तो कितनी बचत हो रही है अब उसकी, अब उसकी सेविंग्स हो रही है 13 रुपए की, कितने की 13 की। पहले सेविंग्स 10 की थी अब 13 की हो रही है। कितनी सेविंग्स बढ़ गई है 3, किससे बढ़ी है बेस से 10 से इंटू 100, तो उसकी जो सेविंग्स वो बढ़ी है वो बढ़ी है 30% से। क्वेश्चन का आंसर, सेविंग्स जो है वो 30% से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको फ्री के भी दिए गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर कि आपको सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में मैंने मैनेज किए हुए हैं, टफ भी आएंगे और आसान भी आएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जैसे एवरेज का है, अगर आपने एवरेज बेसिक बेसिक से पढ़ा है
तो वहां पे भी आपको दिक्कत हो सकती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको किस हिसाब से करना चाहिए, देखो एक क्लास है, उसका एवरेज x है, क्लास में कितने स्टूडेंट है ये मुझे नहीं पता है, ये तो मुझे नहीं पता है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, लेकिन उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है x, उनका एवरेज कितना है x है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट को n मान लूं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल सम डिवाइड में करेंगे टोटल नंबर को। टोटल एवरेज बराबर होगा सम के डिवाइड में क्या, नंबर होगा। ओके, अगर स्टूडेंट में n लेता हूं तो इनका टोटल कितना होगा, टोटल निकालने के लिए सम निकालने के नंबर में एवरेज की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब तक का इनका टोटल कितना था, वो था nx, nx था, ठीक है। इनको बाद में पता चलता है द क्लास एवरेज x इन अ टेस्ट इंक्रीज बाई 4, जो एवरेज है वो 4 से इंक्रीज हो जाता है, कब, when the score of a student is rectified whose corrected score is 100 instead of 0। एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 0 लिखे हुए थे, बट उसके सही कितने हैं, 100। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैंने कुछ बच्चों का रिकॉर्ड रखा हुआ है ऐसे, मैंने सबको मार्क्स दिए हुए हैं और मैंने उनका एवरेज भी निकाल के रखा है, कितना है, एक्स है, एक्स है। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, वो आके बोलता है सर आपने तो मेरे साथ नाइंसाफी कर दी, मेरे तो नंबर 100 है, आपने 0 लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा लाओ भाई अपने 100 इन्हीं में ऐड कर देता हूं, तो टोटल में भी तो ऐड होंगे ना। अब तक अगर इनका टोटल सम इतना था, तो अब सबका जो टोटल होगा वो 100 होगा। और अगर एवरेज निकालूं अब भी तो बच्चे उतने ही है ना, ये टोटल सम डिवाइड बाय नंबर, और जो नया एवरेज है वो कितना है, वो पहले से 4 ज्यादा है। हालांकि इस फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, कोई स्टूडेंट आके बोलता है कि सर मेरे नंबर आपने 0 लिखे हुए हैं, ये तो 100 होने चाहिए थे। मैं कहा हाँ 100 तो होने चाहिए थे, चलो मैं आपके 100 नंबर दे देता हूँ। और जैसे मैंने उनके 100 नंबर जोड़े, सबको 4-4 ज्यादा मिल गए। सबको 4-4 ज्यादा मिलने का मतलब एवरेज 4 से बढ़ जाना। और जब सबको 4-4 ज्यादा मिले हैं, और टोटल तो मैंने 100 ही जोड़े हैं, जब 100 जोड़े और सबको 4-4 मिले, तो कितने बच्चों में बटे होंगे ऐसे 4-4, इसका मतलब 25। जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 25। तभी तो उनके हिस्से में 4-4 इंक्रीज हुए होंगे, क्योंकि मैंने टोटल कितना इंक्रीज किया है, 100 मैंने इंक्रीज किया है। यहां से भी वही आएगा, आप करके देख लीजिए, ये nx हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा nx प्लस n4 के, nx से nx कट जाएगा, तो 100 इक्वल हो जाएगा किसके, n इंटू 4 के, 4 यहीं पे इधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। यहां पे मैं अब इसकी जगह क्या लिखूंगा, 25 लिख दूंगा, और इस कहानी को फिर से शुरू किया जाएगा। क्योंकि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सके। यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन है, यहां से मुझे पता चल गया कि उस क्लास के अंदर कितने कि उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, तो वो 25 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 25 स्टूडेंट में एक तो मुझे पता चल गया कि किसी स्टूडेंट के नंबर कितने थे, 0 लिखे हुए थे, इधर लिख लेता हूँ भाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सही कितने थे और गलत कितने थे। एक स्टूडेंट के नंबर कितने थे, पहले गलत लिख लेता हूँ, गलत कितने थे और सही थे। किसी स्टूडेंट के नंबर लिखे हुए थे 0 जो कि गलत थे, और सही कितने थे उसके, 100 थे। एक तो बात मुझे ये पता चली है। दूसरी बात क्या पता चली, लेटर यानी कि बाद में, द स्कोर ऑफ अनदर स्टूडेंट वाज फाउंड टू हैव बीन रिकॉर्डेड एज 81 इन प्लेस ऑफ 56। मतलब 81 रिकॉर्ड किया गया था गलत, जबकि उसके मार्क्स कितने होने चाहिए थे, 56 होने चाहिए थे। ठीक है, इफ देर आर नो अदर करेक्शंस, अगर इसके अलावा कोई और करेक्शन नहीं है, तो उसका जो अब का एवरेज है, तो फाइनल एवरेज कितना आया, y आ गया। अब जो एवरेज निकलेगा वो आएगा y। तो y जो है वो कितना ज्यादा है x से, y माइनस एक्स का मतलब यही होता है कि y कितना ज्यादा है x से। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि गलत कितने थे, टोटल 81 नंबर गलत लिखे हुए थे, और उनको जब सही किया गया तो 156 उसको सही किया गया है। हम हमेशा इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, गलत से सही की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे नंबर घटे हैं कि बढ़े हैं।
तो आप देखेंगे जब मैं इसमें से माइनस करूंगा इसको, तो यहाँ पर हमारे नंबर बढ़ गए हैं कितने, 75। 75 नंबर बढ़ने का मतलब है कि एवरेज भी बढ़ेगा, तो इनका एवरेज बना दे। हाँ जी, एवरेज बना देते हैं। 25 नंबर है टोटल, अगर मैं ये टोटल को नंबर से डिवाइड कर दूं तो हमारा जो नया एवरेज आएगा वो 3 ज़्यादा आएगा, और यही तो हमारा एवरेज है y। तो x से कितना ज़्यादा आएगा, ये 3 ज़्यादा आएगा। बात को समझेंगे, y निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये निकालना है कि y x से कितना ज़्यादा होगा। तो मैंने पहले देखा कि गलत इतने थे, सही नंबर इतने थे, कितने ज़्यादा हो गए, 75। कितने से, 25 से। क्योंकि 25 से क्यों मैंने डिवाइड किया, क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए टोटल सम क्या है, टोटल सम कितना है, 75 बढ़ा है 75, और भाग किससे करते हैं, नंबर से। तो नंबर कितने हैं स्टूडेंट के, 25। 75 को 25 से भाग करूंगा तो नया एवरेज 3 ज्यादा आएगा। वैल्यू मुझे नहीं पता करना है, बस ये पता करना था कि कितना ज्यादा आएगा, तो आंसर होगा 3 ज्यादा आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, क्योंकि नया एवरेज पिछले वाले से 3 ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए भाई ये क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का है और ये ब्लड रिलेशन से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। P हैज अ सन एंड ए डॉटर। P जो है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P का एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है। S इज द मदर ऑफ T। तो हमें S का कुछ रिलेशन तो यहाँ पे पता नहीं है, मैं अलग से बना लेता हूँ। S जो है वो मदर है किसकी, T की, ऐसे लिख लिया। S इज आर्स स्पाउस, यानी कि R और S जो है वो मैरिड है, और ये मदर है तो ये फीमेल होगी और ये इसके हस्बैंड होंगे। Q एंड R आर चिल्ड्रन ऑफ P। देखो R का पता चल गया, और इसने ये भी कहा कि Q और R जो है वो P के बच्चे हैं। तो P के जो बच्चे हैं, एक तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा R है, और एक मैं लिख दूंगा Q। और इसने क्या लिखा है, P हैज ए सन एंड ए डॉटर, तो ये डॉटर होगी P की। P का एक बेटा है एक बेटी है, ये लिखा है। P जो है, Q और R जो है वो P के बच्चे हैं, मैंने सब लिख दिया है। यहां से पता चला था क्या, कि R की वाइफ है S, ये R की वाइफ है, और इसका ये बच्चा है T। ये दोनों क्या होंगे, बहन भाई होंगे ये वाले, क्योंकि P के बच्चे हैं दोनों, तो बहन भाई होंगे। इसने क्या पूछा है, देन हाउ इज Q रिलेटेड टू S। हाउ इज Q रिलेटेड टू S का मतलब है कि Q का रिलेशन बताना है किससे, S से। तो ये है Q और ये है S, तो Q क्या लगेगी, S की। तो आप कहेंगे S का बताना है, तो S के हस्बैंड की क्या है, सिस्टर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, Q इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ S। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Q जो है वो S के हस्बैंड की सिस्टर है। आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सारा लोगों को परेशान किया है, और इसे लैंग्वेज देख करके कुछ लोग इससे डर गए हैं, लेकिन सिर्फ कहानियां हैं, कहानियों से नहीं डरना होता है। जो डेटा है वो बहुत आसान है, देखोगे ध्यान से सुनेंगे। पहले तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे कि इसने कहा क्या है, पहले आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि आपने एग्जाम दिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक एक्सप्लोजन होता है, एक बम विस्फोट होता है, टेक्स प्लेस होता है एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन आर्मी कैंप। क्वेश्चन को आराम से ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है ये मैंने एक आर्मी का कैंप ले लिया है, ठीक है। इसमें आर्मी है, आर्मी रहते हैं यहाँ पर, ये आर्मी कैंप है भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ओके। और यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक बम विस्फोट होता है, ऐसे बम विस्फोट मतलब ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बम वगैरह उड़ गया ऐसे पूरा, यहाँ पर ऐसे ऐसे बम विस्फोट हुआ, ठीक है। यहाँ पे आर्मी है, उधर बम विस्फोट हो रहा है। वहां से जैसे विस्फोट हुआ तो साउंड को इधर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, साउंड की भी एक ट्रेवलिंग टाइम लगेगा, यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस है तो, ठीक है। एज सुन एज द सेंसर इन द कैंप, यहाँ पे कुछ सेंसर लगे हुए हैं, रिसीव द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, जब इस सेंसर को यहां से साउंड मिलता है, अ ड्रोन, एक ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग, जैसे ही सेंसर को मिला यहां से कि यहां पे विस्फोट हुआ है, तुरंत यहां से एक ड्रोन जो है वो उड़ता है और यहां पहुंच जाता है, तुरंत एकदम यहां पर पहुंचता है, ठीक है। जाने में कुछ टाइम लगा होगा, ऐसा तो नहीं है कि अ ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग टुवर्ड्स द स्पॉट ऑफ एक्सप्लोजन, उसकी तरफ एक ड्रोन जो है वो दौड़ना शुरू करता है। द ड्रोन क्लिक्स अ पिक्चर फ्रॉम द स्पॉट, ड्रोन जो है उस बम विस्फोट की एक पिक्चर क्लिक करता है और उसको तुरंत कैंप पे भेजता है, तुरंत भेजता है। एंड द कैंप रिसीव्स एट द सेम टाइम,
इसमें कोई डिले नहीं है, जैसे पिक्चर क्लिक की उधर भी विजिबल हो गया, उधर भी वो पहुंच गया। ठीक है, जैसे ही यहां पर पिक्चर पहुंची, इमीडिएटली अनदर ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग टू द स्पॉट। जैसे ही इस वाले ड्रोन ने यहां से फोटो खींच के यहां भेजी, यहां से दूसरा ड्रोन भी यहां पर पहुंचता है, एंड इट ऑल्सो सेंड्स अ पिक्चर एज सुन एज इट रीचेज द स्पॉट। जैसे ही सेकंड वाला ड्रोन यहां पर पहुंचा, ये भी एक फोटो यहां से लेता है और उसके पास तुरंत भेज देता है। द टू पिक्चर्स वर रिसीव्ड एट 5:02 पे, 5:05 पे। ध्यान से देखेंगे भाई, अब यहाँ पे डेटा दिया है, पहली वाली जो फोटो है 5:02 पे भेजी गई थी, और दूसरी वाली फोटो 5:05 पे भेजी गई है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब पहले वाला ड्रोन यहाँ पे पहुंचा होगा, जैसे ही इसने देखा, फोटो खींचा, भेज दिया, और जैसे ही फोटो खींचा तुरंत वो यहाँ पर भेज दिया, और तुरंत ये वाला ड्रोन निकला और ये 5:05 पे यहाँ पर पहुंचा। मतलब इस वाले ड्रोन को, ये जो सेकंड वाला ड्रोन है, 5:02 पे फोटो खींची, 5:02 पे यहां मिली, 5:02 पे ये ड्रोन यहां से निकला, 5:05 यहां पर पहुंचा। मतलब ड्रोन को वहां पहुंचने में 3 मिनट लगते हैं। ड्रोन को यहां पहुंचने में 3 मिनट लगते हैं। तो पहले वाले को भी तो 3 ही लगे होंगे ना। अगर पहले वाला ड्रोन यहां पर 5:02 पे पहुंचा है, लेकिन इसको यहां से यहां जाने में भी 3 मिनट लगे होंगे, इसका मतलब यहां पर ये जब निकला होगा, ये निकला होगा 4:59 पे वो यहां से निकला है, और 3 मिनट में यहां पहुंचा होगा। क्योंकि अगर इसको 3 मिनट लगे हैं, क्योंकि ऊपर वाले को भी 3 मिनट यहां पर जाने में लगे हैं। तो अब जैसे ये निकला है, ये तो निकला है 4:59 पे, विस्फोट इससे थोड़ा सा पहले हुआ होगा, थोड़ा सा टाइम, एक्सप्लोजन का जो साउंड होगा उसको भी यहां पहुंचने में कुछ टाइम तो लगा होगा। यानी कि 4:59 से तो पहले ही एक्सप्लोजन हुआ है। तो एक तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, 4:59 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4:59 पे तो ड्रोन यहां से निकल चुका है, उससे पहले ही एक्सप्लोजन हुआ होगा। 4:59 भी गलत है। अब 458 से 458, 62, 456, 32, 456, तो साउंड को देखो, इसको 3 मिनट लगी है, तो साउंड को कितनी लगी होगी, बस वो निकालना है हमें। अगर ड्रोन को यहां से यहां 3 मिनट लगते हैं, तो इस साउंड को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, इस बात को समझेंगे। आगे जो इसने डेटा दिया है कि ड्रोन की जो स्पीड है वो 30 है, और साउंड की स्पीड कितनी है, 300 है। आप मुझे बताएंगे डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ड्रोन और साउंड की बात मैं करूं तो इसकी स्पीड का रेशो क्या है। तो आप कहेंगे ड्रोन की स्पीड है 30 और साउंड की स्पीड है 300, तो इनकी स्पीड का रेशो कितना है, इनकी स्पीड का रेशो है 1:10। तो इनको जो टाइम लगेगा एक डिस्टेंस को कवर करने में, वो उल्टा लगेगा, इसको 10 लगेंगे तो इसको कितना लगेगा, 1 लगेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो उल्टा होता है किसका, टाइम का। लेकिन ये तो हमें पता चल गया कि ड्रोन को 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकंड। 3 मिनट का मतलब 180। तो ड्रोन को अगर 180 सेकंड लगते हैं, तो डिवाइड कर, इसमें किसकी गुणा हुई है, 18 की। तो यहां पर भी 18 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब साउंड को 18 सेकंड लगते हैं यहां से यहां जाने में। तो एक साउंड यहां से निकला, यहां पर पहुंचा 18 सेकंड में, तो मतलब इससे 18 सेकंड पहले विस्फोट हुआ होगा। तो विस्फोट हुआ है 4:58 और 42 सेकंड पर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, बट इतना टफ भी नहीं है अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की है। तो कहानी है बहुत बड़ी है, लेकिन कहानी का कोई मतलब नहीं है, फालतू की है कि दूसरा आया फिर उसने भेजा, फोटो भेजा, तुरंत निकल। बात को समझ गए ना।